हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो फ्रेंड्स, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हमारे चैनल पर उनको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है स्टडी मास्टर और आपको यहाँ पर डेली जो करंट अफेयर्स है प्रोवाइड कराए जाएंगे फ्रेंड्स। और ये जो भी हम करंट अफेयर की सीरीज है फ्रेंड्स, ये सीरीज का मतलब क्या होता है कि आपको डेली एक एक लेक्चर मिलेगा। इसके अंदर डेली आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करवाऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो इस लेक्चर को थोड़ा सा देख लीजिए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा बच्चे इस प्रोग्राम में भाग ले सकें। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते। राष्ट्रीय परिदृश्य, G20 का 13वां शिखर सम्मेलन 2018। इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है? 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2018 के मध्य G20 का 13वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो अभी इन्होंने सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया कि ये कहाँ पर संपन्न हुआ। तो ठीक है, ब्यूनस आयर्स। अब ये तो हो गया कि ठीक है, एसएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, हरियाणा सिविल सर्विसेज के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आरआरबी के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है ये डायरेक्ट। लेकिन अगर यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन आ गया, फिर इसमें से यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन कौन सा बनता है, चलिए वो भी आपको हम बता देते हैं इसमें, और आपको क्या क्या चीजें जाननी है। तो इसमें से देख लीजिए, 30 नवंबर से ये हो गया कि 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2018 के मध्य G20 का 13वां शिखर सम्मेलन ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में संपन्न हुआ। तो अर्जेंटीना भी आ सकता है ऑप्शन में, और ब्यूनस आयर्स ये भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट, इसमें जो इंपॉर्टेंट है, इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मारोसियो मैक्री। तो ये जरूर याद रखिए कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है। एक एडिशनल पॉइंट हम लोगों ने ये भी याद रखना है, ये भी एग्जाम के अंदर, किसी और एग्जाम के अंदर या किसी और क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर है, सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिनको नहीं पता उनको पता लग जाएगा कि रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। या फिर इसमें क्या, मैच द फॉलोइंग में, इधर 3 कंट्रीज आ जाएंगे, इधर 3 जो उनके लीडर आ जाएंगे, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मध्य त्रिपक्षीय वार्ता हुई। तो ट्राइलेटरल मीटिंग क्या उनसे होती है कि जिसमें जो 3 लोग बैठे होते हैं, त्रिपक्षीय। तो भारत, अर्जेंटीना और चाइना, तो ये तीनों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी, जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है, इस सम्मेलन के दौरान 30 नवंबर 2018 को ब्रिक्स नेताओं की अनौपचारिक वार्षिक बैठक इनफॉर्मल ब्रिक्स लीडरशिप मीटिंग्स भी संपन्न हुई है। तो अभी ब्रिक्स फाउंड कब किया गया? जून 2006 के अंदर जो है ब्रिक्स फाउंड किया गया। तो उसके बाद ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। चलिए एक आपके लिए क्वेश्चन है, ब्रिक्स की फुल फॉर्म नीचे कमेंट कीजिए कि ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है। मैंने फाउंड बता दिया है कब हुआ, और ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है, और सबसे लास्ट में कौन सा मेंबर ऐड हुआ है। इससे थोड़ा सा आपको क्या है कि थोड़ी सी आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, आपके कुछ ना कुछ आपको जो इसमें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट, G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय सहायता से संबंधित मामलों एवं परामर्श का एक महत्वपूर्ण मंच है। आपको पता होना चाहिए कि G20 किस लिए यूज होता है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय व्यवस्था से संबंधित मामलों एवं परामर्श के लिए ये यूज किया जाता है G20 का। इसमें 19 देश तथा यूरोपियन संघ हैं। अगर आपको 19 देश देखने तो आप लोग G20 गूगल पर सर्च कर सकते हैं, 19 कंट्री। लेकिन 20 कंट्रीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि इसमें यूरोपियन संघ, एक यूरोपियन यूनियन एक इसका एक पार्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। G20 समूह के सभी सदस्य समग्र रूप से विश्व की जनसंख्या का 2/3, विश्व जीडीपी का लगभग 85% तथा विश्व व्यापार का लगभग 75% भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कहीं मेंस में भी काम ये आ सकती है, तो इसलिए याद रखिएगा। तो जो बताता जा रहा हूँ फ्रेंड्स, वो नोट डाउन जरूर करते जाइए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट है, इसकी प्रथम शिखर बैठक वर्ष 2008 में वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुई थी। तो ये जरूर याद रख लिए कि जो G20 की पहली बैठक कहाँ पर हुई है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, G20 का 12वां शिखर सम्मेलन हेम्सबर्ग जर्मनी में आयोजित हुआ, याद रखिए। 14वां जो शिखर सम्मेलन है वो ओसाका जापान में होगा। और उल्लेखनीय है कि भारत 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो ये पॉइंट्स इसमें से जो इंपॉर्टेंट थे करंट अफेयर, ये इसमें से जो क्वेश्चन बन सकते थे। तो आप इनको एक बार थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा सा जरूर याद रख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है, 31 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण। 29 नवंबर 2018 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, तो अब आपको पता होना चाहिए कि श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, जो वहाँ पर है स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो मतलब अंतरिक्ष केंद्र का क्या नाम है, सतीश धवन क्षार से कुल 31 उपग्रहों को प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न किया है। इस मिशन के तहत प्रक्षेपित मुख्य उपग्रह कौन से हैं? तो इसमें है हाइसिस। अब ये तो ठीक है, सीधा क्वेश्चन है, आपको पता चल गया कि ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको हाइसिस लिखना है, इसका आंसर देना है। अब इसके अलावा आपको जो थोड़ी सी चीजें याद रखनी है वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के प्रथम लॉन्च पैड से भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV की 45वीं उड़ान, तो ये 45th नंबर, इसलिए इसको नाम PSLV C43/हाइसिस सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। नेक्स्ट,
हाइसिस उपग्रहों के अतिरिक्त PSLV C-43 ने इस मिशन के अंतर्गत 8 देशों के 30 विदेशी उपग्रहों को भी उनकी निर्धारित कक्षा में स्थापित किया है। तो यहाँ पर 8 की जगह वो आपको 9 देश दे सकता है, 12 देश दे सकता है, 7 देश दे सकता है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, लेकिन 8 देश याद रखने हैं कि 8 देशों के भी उपग्रहों को भेजा गया है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, हाइसिस उपग्रह की मिशन अवधि कितने वर्ष की है? तो 5 वर्ष की। एग्जाम में आपको एग्जामिनर 7 वर्ष दे सकता है, 10 वर्ष दे सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 5 वर्ष। संघ मिशन के तहत प्रक्षेपित किए गए सभी 30 सहयात्री उपग्रहों का कुल वजन 261.5 किलोग्राम है। तो यहाँ पर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है, तो ये थोड़ा से नोट डाउन कर लीजिए, इससे आपको क्या है, बेनिफिट ही मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो है करंट अफेयर है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सतत विकास लक्ष्यों SDGs पर राष्ट्रीय निगरानी रूपरेखा को मंजूरी। क्वेश्चन देख लीजिए, 24 अक्टूबर 2018 को, तो फ्रेंड्स ये डिटेल में है, यहाँ पर ये 24 अक्टूबर लिखा हुआ है, लेकिन कई बार क्या यहाँ पर लिखा होगा अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संबंध लक्ष्यों के साथ अक्टूबर 2018 ऐसा लिखा आएगा। विकास लक्ष्यों की निगरानी हेतु राष्ट्रीय संकेतक ढांचे NIF समय समय पर समीक्षा और उसमें सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय प्राक्कलन समिति के गठन को मंजूरी दी गई है? तो देख लीजिए, सचिव सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा भारत के मुख्य सांख्यविद। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस किस की मंजूरी दी गई है। तो इसमें ज़्यादा ये पढ़ने लायक नहीं है, लेकिन आपको SDG की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, और NIF राष्ट्रीय संकेतक ढांचे, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वो मैं आपको सारा ही करवाता हूँ। नेक्स्ट है, लंबे समय तक साथ रहना विवाह सम्मान है सुप्रीम कोर्ट। तो हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए एक निर्णय के अनुसार किसी युगल का लंबे समय तक साथ रहना विवाह समान माना गया है। उपयुक्त निर्णय के अनुसार कोई महिला अपराध प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत रख रखाव का दावा कर सकती है? तो इसका है धारा 125। अब कुछ लोग लिव इन रिलेशनशिप रहते हैं, कि शादी नहीं करते लेकिन रिलेशनशिप में इकट्ठे रहते हैं, तो उनमें क्या है कि जो मेल फीमेल इकट्ठे रहते हैं, उसके अगर उनको कुछ एक टाइम पीरियड तक वो इकट्ठे रह जाते हैं, तो अगर उसके बाद लड़का कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी है, तो लड़की उस पर क्या कर सकती है, चार्ज लगा सकती है कि हम शादीशुदा हैं या फिर हम इतने साल इकट्ठे रहे हैं। तो उसके हिसाब से उस लड़की को कुछ ना कुछ खर्चा देना पड़ेगा अगर वो शादी नहीं करता है। तो ये अगर किसी को पढ़ना है तो अब मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ, आप यहाँ पर इसको पॉज करके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो मैंने बता दिया है कि धारा 125, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सरकारी स्कूलों का GPS मानचित्रण। चलिए नीचे GPS की फुल फॉर्म कमेंट कीजिए, GPS का क्या मतलब है और ये कौन सी कंट्री से हमने लिया है GPS, या फिर कौन सी कंट्री की सर्विस है जो इंडिया में यूज हो रही है। हाल ही में सरकारी स्कूलों का GPS मानचित्रण किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर है बी, नागालैंड। और फ्रेंड्स इसमें से कोई ना कोई एक बार क्वेश्चन आ सकता है कि नागालैंड की फॉर्मेशन कब हुई, क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप UPSC या फिर HCS की तैयारी कर रहे हैं या फिर SSC की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि नागालैंड कब फॉर्म किया गया। तो 1963 के अंदर फॉर्म किया गया, ये जरूर याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि या फिर मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा कि नागालैंड के सामने 1972 लिख देगा, कुछ भी लिख सकता है। तो अगर आपको उसमें से क्या था, अगर आपको एक भी चीज पता है, जैसे आपको याद रहेगा कि हाँ सर ने बताया था कि नागालैंड 1963 के अंदर फॉर्म हुआ, और आपको एक ऑप्शन में मिलेगा कि नागालैंड तो 1963 में है, और उस एक ही ऑप्शन में दे देगा कि हाँ ठीक है ये नागालैंड के सामने A=1 है, तो फिर आप उसको टिक कर देंगे, बाकी सारे अपने आप सही लग जाएंगे। तो ऐसे थोड़ा सा जरूर याद रखिए। नागालैंड की कैपिटल क्या है, नीचे कमेंट जरूर करें, इसको पढ़ लें थोड़ा सा, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है कंपनी संशोधन अध्यादेश। और फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि सर वीडियो पसंद आ रहा है, हमें हम अच्छा करवा रहे हैं, तो प्लीज़ इसको कंटिन्यू रखें, फिर आपको मैं ये कंटिन्यू डेली लेक्चर दिया करूँगा। चाहे आप चाहें कि लेक्चर सर 20 मिनट का हो, अगर आप क्या चाहते हैं, कोई चाहता है कि लेक्चर 30 मिनट का हो, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए फिर लेक्चर उसी हिसाब से प्रिपेयर कर दिया करूँगा। अगर आप लंबे लेक्चर चाहते हैं तो हम लंबे लेक्चर करवा देंगे, अगर आपको चाहिए सर ठीक है 15 मिनट इनफ है तो हम 15 मिनट ही आपको पढ़ाएंगे, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हाल ही में कंपनी संशोधन अध्यादेश 2018 प्रख्यापित किया गया है, इस अध्यादेश का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि करना। तो ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन उनके लिए, SSC में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता है। चलिए इसके बारे में ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए 2 नवंबर 2018 को कंपनी संशोधन अध्यादेश 2018 प्रख्यापित किया गया था। तो इसका जो मकसद क्या था, प्रत्यक्ष विदेश निवेश में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है,
गृह मंत्रालय द्वारा एसडीआर निधि से आंध्र प्रदेश को सहायता राशि की मंजूरी दी गई है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एसडीआरएफ निधि, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से आंध्र प्रदेश को कितने रुपए की सहायता राशि की मंजूरी दे दी गई है? तो उसमें 229.05 करोड़। तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि अराउंड 230 करोड़ था, क्योंकि वहां पर ऑप्शन में ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं करेगा कि 231 करोड़ 232 करोड़। ये देखो ऑप्शन में काफी दूर दूर देखे हैं, तो अराउंड 230 याद रख लिए, 229 हो सकता है, 228 भी हो सकता है, तो वहां पर कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको। 31 अक्टूबर 2018 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एसडीआरएफ राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि केंद्रीय अंश के रूप में 229 करोड़ रुपए की सहायता राशि को मंजूरी दी है। और इसमें एक और चीज है, एनडीआरएफ की ये सहायता आईएमसीटी अंतर मंत्रालय केंद्र दल की रिपोर्ट के आधार पर दी जाएगी। 11 अक्टूबर 2018 को आंध्र प्रदेश को गंभीर चक्रवर्ती तूफान तितली का सामना करना पड़ा। तो क्यों इतनी जो प्रोवाइड कराई जा रही है? क्योंकि जो आंध्र प्रदेश के अंदर तूफान आया था जिसका नाम था तितली, ये उसकी सहायता के लिए प्रदान की गई है राशि। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि चक्रवर्ती तूफान आया था कहां पर? आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम क्या रखा गया? तितली। ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है यूपीएससी के अंदर भी, स्टेट पीसीएस के अंदर भी और एसएससी के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आए थे। आरआरबी वाले जो तैयारी कर रहे हैं, अगर आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, करंट अफेयर कॉमन होते हैं फ्रेंड्स, ये नहीं है कि अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग करंट अफेयर होते हैं, तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए। ट्रेन 18 का परीक्षण। हाल ही में देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 का परीक्षण किया गया है। इस संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका परीक्षण 29 अक्टूबर 2018 को किया गया है। नेक्स्ट, यह पूर्णतः स्वदेश में ही निर्मित पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। यह एक ट्रेन सेट है जिसमें अलग से इंजन नहीं है। इस ट्रेन की अधिकतम गति 165 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उसमें क्या जो सही नहीं है? तो 29 अक्टूबर 2018 को किया गया था, बिल्कुल ठीक है। यह एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, बिल्कुल ठीक है। यह एक ट्रेन सेट है जिसमें अलग से इंजन नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड इसमें 165 किलोमीटर दे रखी है, तो ये हमारा गलत है। इसका नाम ही ट्रेन 18 है, इसकी अधिकतम स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिए। और ये सारी चीजों पर सेम लिखी हुई है। इसमें थोड़ा और जो जान लीजिए जो इंपॉर्टेंट आपके लिए। इस ट्रेन को मेक इन इंडिया के तहत चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में निर्मित किया गया। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लाइंस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। किसको कहां बनाया गया? चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में निर्मित किया गया। यह ट्रेन 100 करोड़ रुपए की लागत से मात्र 18 महीने में निर्मित की गई है। तो उनके लिए क्या है, एक स्टेटमेंट ये बन के आ जाएगी, दूसरी स्टेटमेंट ये बन के आ जाएगी, तो उसमें से थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको वो दे सकते हैं। इस ट्रेन की अधिकतम गति 180 किलोमीटर है। ये थोड़ी सी कोई क्लरिकल मिस्टेक हो गई है किसी वजह से, तो थोड़ा सा आप लोग, मैं आपको सही कर देता हूँ। यह एक हाईटेक ऊर्जा कुशल बिना इंजन के चलने वाली ट्रेन है। तो इसमें थोड़ा सा आप याद रखिए, यह ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर सेल्फ प्रोपेल्ड मोड में चलती है। इसमें आरामदायक कुर्सियां लगी हुई हैं के साथ साथ यात्रियों के मनोरंजन हेतु वाईफाई इंटरटेनमेंट की पूरी सुविधा है। पूर्णतः वातानुकूलित मतलब टोटल एसी है। इस ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन IRDSO द्वारा लगभग 80 दिनों तक इस ट्रेन का परीक्षण किया जाएगा। तो याद रखिए 80 दिनों तक इसका जो परीक्षण किया जाएगा। तो इसका है RDSO। तो इसकी जो फुल फॉर्म है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो RDSO मान लीजिए, अब आपसे कई बार क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा RDSO की जो मतलब इसको फाउंड कब किया गया, इसका गठन कब किया गया? 1936 के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिए। 1936 में RDSO, तो आजादी से पहले बना हुआ RDSO, जरूर याद रखिए। अंग्रेजों के टाइम पे बनाया था, अंग्रेजों ने बनाया था ये। जनवरी 2019 में यह ट्रेन भोपाल से दिल्ली के मध्य संचालित की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, भोपाल से दिल्ली के मध्य है। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा राज्य मंत्री भारत के दौरे पर हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि अमीरात के रक्षा राज्य मंत्री का नाम क्या है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा राज्य मंत्री भारत के दौरे पर, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मोहम्मद अहमदा अल बुवार्दी अल फलासी। तो इसको किसी भी तरह आप याद कर लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भारत के दौरे पर आते हैं उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप जो है ये क्वेश्चन बन जाता है। तो मोहम्मद अहमदा अल बुवार्दी अल फलासी। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्री बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। तो अब HAL की जो है ये कब फाउंड किया गया है? 1940 के अंदर फाउंड किया गया। इसका जो हेडक्वार्टर वो है बेंगलुरु के अंदर। तो फ्रेंड्स, जो मैं बताता जा रहा हूँ थोड़ा सा रात में नोट डाउन जरूर करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर पढ़ाकर चला जाऊंगा, लेक्चर खत्म हो जाएगा, उसके बाद सारा साफ। तो मैं आपको थोड़ी सी एक, चलो लेक्चर से हट के बात करता हूँ। दो तरह की मेमोरी होती है फ्रेंड्स, एक होती है परमानेंट जैसे कि कंप्यूटर के अंदर, और एक होती है टेम्परेरी। जब आप कुछ पढ़ते हैं तो आपको टेम्परेरी याद रहता है, फिर आप भूल जाते हैं। और एक होती है परमानेंट। परमानेंट किस तरह से मेमोरी बनती है? जब आपने एक बार रिवीजन की, दूसरी बार उसको नोट डाउन किया, तीसरी बार फिर रिवीजन की, तो ये आपकी मेमोरी का पार्ट बन जाता है, ये परमानेंट हो जाती है।
तो टेम्परेरी मेमोरी पे मत जाया कीजिए, थोड़ा सा नोट डाउन जरूर कर लिया कीजिए, उससे आप ही का बेनिफिट है, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप लेक्चर सुन के बंद कर देंगे तो मुझे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो यहाँ तक पहुंचे हैं, जो 15 मिनट तक सुन रहे हैं, उनके लिए मैंने बहुत बेनिफिशियल चीज़ बताई है, शायद उनको हेल्प मिलेगी। और अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो मुझे नीचे जरूर कमेंट करके बताया कीजिए। इससे क्या है, हमारा थोड़ा सा साहस बढ़ जाता है कि हाँ यार, बच्चे पसंद कर रहे हैं, लोगों को हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, और हमें नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करानी है, क्योंकि उनको हम सर्विस दे रहे हैं, तो यार उनको अच्छी से अच्छी सर्विस हमें देनी चाहिए। वो हमें फॉलो कर रहे हैं तो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट का दौरा किया गया। तो ये यहाँ पर गए थे, ये याद रखिए। यूएई के रक्षा मंत्री ने लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए तेजस में गहरी दिलचस्पी व्यक्त की है। तो तेजस इंडिया का इंडिजिनस बिल्ट जो लाइट एयर कम्बैट एयरक्राफ्ट है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है तेजस। तेजस कई बार पूछा गया, तेजस के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2018 इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2018 जारी की गई है? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो विश्व वन्यजीव कोष। तो 29 अक्टूबर 2018 को विश्व वन्यजीव कोष WWF द्वारा अपनी द्विवार्षिक रिपोर्ट लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2018 जारी की गई है। अब WWF की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड। अब WWF इस्टेब्लिश कब किया गया? 1961 के अंदर इसको इस्टेब्लिशमेंट की गई। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए 1961। और इसमें से जो पहले क्वेश्चन आया हुआ है कि लिविंग प्लेनेट WWF का जो है लोगो क्या है, तो उसका लोगो है पांडा। ये क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर आया हुआ फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। और नेक्स्ट जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो हेडक्वार्टर इसका है स्विट्जरलैंड के अंदर। तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये लिखी हुई नहीं है यहाँ पर। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने और रोकथाम हेतु मंत्री समूह का गठन किया गया है। तो अक्टूबर 2018 को केंद्र सरकार ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने और रोकथाम हेतु किसकी अध्यक्षता में मंत्री समूह का गठन किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन जो है वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ बड़ा मतलब कि अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर वुमेन सेफ्टी की तरफ काम कर रहे हैं, तो उनका आजकल थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंस हो जाती है आज के ज़माने में, क्योंकि वुमेन को साथ काफ़ी अन्याय हो रहा है, उनके साथ काफ़ी गलत, मतलब कि वो रात को बाहर नहीं निकल पाती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको पता है सारी चीज़ें। तो ऐसी कोई मतलब कोई बनाई गई है, कोई गठन किया गया किसी मंत्री समूह का, तो उसका हेड कौन है? राजनाथ सिंह। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिए ये। यहाँ पर आपको क्या हो सकता है वहां पर जाकर कि केंद्र सरकार ने यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए और रोकथाम हेतु किसकी अध्यक्षता में मंत्री समूह का गठन किया गया है? वहां पर एक ही ऑप्शन होगा, राजनाथ सिंह और दुर्सला निर्मला सीतारमण और मेनका गांधी। आप कहेंगे यार ये तो फीमेल्स के लिए है, तो मेनका गांधी लगा दें, लेकिन वहां पर क्या आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए याद रखिए राजनाथ सिंह। मैं आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीजें फ्रेंड्स प्रोवाइड कराता हूँ, तो इसको जरूर याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। वर्ष 2020 में BS4 श्रेणी के वाहनों की बिक्री नहीं होगी। तो BS का मतलब क्या था? भारत स्टेज 4। तो अभी तो BS6 लागू होने वाला है जल्दी ही। तो हाल ही में किसने यह आदेश दिया कि 1 अप्रैल 2020 से देश में BS4 श्रेणी के वाहनों की बिक्री और पंजीकरण नहीं होगा? तो ये दिया उच्चतम न्यायालय। याद रखिए उच्चतम न्यायालय ने ये मतलब आदेश दिया है, तो बाकी ऑप्शंस गलत हैं, इसमें याद रख लीजिए। ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखने लायक क्या है। संविधान पीठ ने इस बात का जिक्र किया है कि विश्व के 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में भारत के 15 शहर हैं। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि विश्व के जो 20 टॉप 20 जो मोस्ट पॉल्यूटेड मतलब जो सिटीज हैं, उसमें से भारत के 15 हैं। तो देख लीजिए मतलब कितना बड़ा टैग हमें मिला हुआ है। तो ये गलत है, हमें पोल्यूशन पे कंट्रोल करना चाहिए। BS4 नियम 1 अप्रैल 2017 से देश भर में लागू हैं। इंपॉर्टेंट है, भारत स्टेज उत्सर्जन मानक वे नियम हैं जो सरकार ने मोटर वाहन से पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण के नियमन के लिए बनाए हैं। तो किसी को नहीं पता भारत स्टेज क्या है, तो वो समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, फैजाबाद और इलाहाबाद मंडल का नाम परिवर्तित। अयोध्या और प्रयागराज मंडल में कितने जिले शामिल हैं? तो ये थोड़ा सा यूपी वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन सेंटर की तैयारी करने वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप देश दुनिया से, आप खबरों से कितना जुड़े हुए हैं। तो मैं आपके लिए बहुत मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो इसके अंदर कितने जिले हैं? 5 और 4। अयोध्या के अंदर 5 जिले हैं और प्रयागराज मंडल में 4 जिले हैं। बस इतना याद रख लीजिए, और आपको ज़्यादा कुछ इसमें है याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ इसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। इस मंजूरी के तहत अब फैजाबाद मंडल को अयोध्या मंडल, अब याद रखिए फैजाबाद का नाम अयोध्या मंडल हो गया है। इलाहाबाद मंडल को प्रयागराज मंडल के नाम से जाना जाएगा। और अयोध्या में 5 जिले हैं, ये पढ़ लीजिए अगर आपको याद रखने हैं तो, अगर नहीं याद रखने तो जाने दीजिए। प्रयागराज में 4 जिले हैं, और ये वो 4 जिलों के नाम है, आप लोग पढ़ सकते हैं।
और ये इंपॉर्टेंट है। अयोध्या प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश की राजधानी रही है। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि प्राचीन काल में अयोध्या किसकी राजधानी थी? इक्ष्वाकु वंश इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये जो मैंने आपको काफ़ी करंट अफेयर्स हैं, लेकिन अब 20 मिनट हो चुके हैं। मैं आप लेक्चर को यहीं पर बंद कर देता हूं। और अगर आपको लेक्चर पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर प्लीज़ इस सीरीज़ को, जो लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू कीजिए, हमें बेनिफिट मिल रहा है। तो मैं आपको जब मतलब कि जब तक आप चाहेंगे मैं सारे करंट अफेयर आपको 2018 के इसी तरह कवर करवा दूंगा और 2019 के जो करंट अफेयर्स हैं वो भी साथ साथ चलने दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपको करवाऊँ तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। चलिए इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, नीचे कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए। और अगर आप लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो हरियाणा सिविल सर्विसेज की 3 अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। HCS लेक्चर सीरीज 2018, HCS लेक्चर सीरीज और HCS प्रीलिम्स, टारगेट HCS प्रीलिम्स, वो 3 है। उनमें काफ़ी लेक्चर्स हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं 2012 के और 2014 के, वो मैंने सॉल्व करवा रखे हैं 2 वीडियोस में, वो देख लीजिए। और किसी को HCS के बारे में 1 महीने का कोर्स करना है तो वो जरूर कीजिए। मैंने बताया होगा HCS की आप 1 महीने में तैयारी कैसे कर सकते हैं। HCS 30 डेज प्लान मैंने बनाया हुआ है, किस तरह से आप लोग पढ़ लीजिए, वो प्लान देख लीजिए। अगर उसमें से कुछ नहीं समझ आता तो आप मुझसे पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दिन शुभ हो।